अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। हमारा टॉपिक जो चल रहा है सोशल साइंस में फेज ऑफ हिटलर इन जर्मनी। तो इस हवाले से हमारा टॉपिक पर दूसरा ये लेसन है। कल हमने डिस्कस किया कि राइज ऑफ हिटलर जो था जर्मनी में इसके वजूहात क्या बनी, और यह भी हमने देखा कि हिटलर जो था इसने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में बहुत सरगर्मी से लड़ा था और एक फ्रंट लाइन पर ये मैसेंजर के तौर पर काम किया इसने, और फिर इसने बहुत से मेडल्स जीते। जैसा कि हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इनिशियल स्टेज पर जर्मनी ने बहुत से फतूहात हासिल किए, कॉन्केस्ट्स किए, लेकिन बाद में जब यूएसए और इस जंग में उलझा तो फिर जर्मनी की डिफीट हो गई। तो वर्सलीज ट्रीटी के बाद हम देखते हैं कि जर्मनी को जो क्रशिंग डिफीट लगकर वो ट्रीटी के लिए मजबूर किया गया, जो सरासर ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी जर्मनी के लिए, और इस सारी चीज़ को हिटलर बहुत सीरियसली हिटलर ने लिया था। और फिर हमने ये भी देखा कि जर्मनी की हालत कितनी ख़राब हुई, फाइनेंशियल पोजीशन जर्मनी की कितनी तबाह हुई, क्योंकि इसके बहुत से लैंड रिसोर्स जो थे, जो रिसोर्स के एतबार से जो इसके रिच एरियाज़ थे, उनको ट्रीटी के हवाले से इन्हें ये फ्रांस, कुछ हिस्से फ्रांस को मिले थे, कुछ हिस्से ब्रिटेन को मिले थे, कुछ दूसरे कंट्रीज़ को मिले थे जो अपोनेंट्स थे उसके। तो इस वजह से वो वार इंडेमनिटी यानी जंग का वो तावान जो था वो अदा करना पड़ा इसको इन 6 बिलियन, और 6 बिलियन में इसको अदा करने के लिए वो गोल्ड में ही अदा करता था, जिसकी वजह से जर्मनी की पोजीशन जो है बहुत दिन ब दिन खराब होती गई। और फाइनेंशियली जर्मनी यहाँ तक पहुँची कि लोगों के पास अब ट्रकों में वो पेपर करेंसी लेकर एक आधा रोटी का टुकड़ा भी इनको मिलता नहीं है। तो ये भी पोजीशन हुई जर्मनी की। फिर ये हम देखते हैं कि फिर इस सारी चीज़ को मॉनिटर कर रहा था हिटलर, जो कि अभी पॉलिटिक्स में नहीं आया था। लेकिन जर्मनी में जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी, जर्मन वर्कर्स पार्टी, तो फिर जर्मनी में इस पार्टी को ज्वाइन किया हिटलर ने इस पार्टी में, और इसको रिनेम किया, जिसको फिर हम कहते हैं सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी। हिटलर ने इसको बनाया और फिर इस पार्टी को इसको ऑर्गेनाइज किया, इसकी कमांड दी, और फिर यही पार्टी जो है फिर नाजी पार्टी के नाम से मशहूर हुई। जर्मनी की नाजी पार्टी जो एक बहुत ही स्ट्रांग पार्टी जर्मनी में मानी गई और पूरे कंट्री में वो छा गई। तो यही वो नाजी पार्टी थी जिसकी कमांड हिटलर के हाथ में थी। तो फिर हम देखते हैं कि फाइनेंशियली इसने जो लोगों के साथ वादे किए थे, बड़ा पावरफुल स्पीकर ये था, ओरेटर था, और लोग इसने लोगों को ये वादे दिए थे कि मैं मुल्क में जो एम्प्लॉयमेंट दूंगा, मैं मुल्क में जो प्रोडक्शन करूंगा और मुल्क को इस फाइनेंशियल क्राइसिस से, इकोनॉमिक क्राइसिस से नजात दिलाऊंगा। इसके लिए इसने बहुत वादे किए थे लोगों को, और लोगों ने इस पर एतमाद किया, क्योंकि वो एक ओरेटर भी था, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके पास आए, और उन्होंने समझा कि यह वीमर जो रिपब्लिक थी इसने मुल्क को बर्बाद किया, और वर्सलीज ट्रीटी जो एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी, और ये वीमर रिपब्लिक की वजह से हुई। और फिर जो है हम देखते हैं कि जब 30 जनवरी 1933 में जब हिंडनबर्ग जो कि जर्मनी का प्रेसिडेंट था उस वक्त, तो उसने वाइस चांसलरशिप इसको दे दी, कॉन्फर की हिटलर को। और इस तरह से हिटलर ने पूरा कंट्रोल संभाला कंट्री में, और कंट्रोल संभालने के बाद इसने फाइनेंस की तरफ भी ध्यान दिया। और इस हवाले से हमने देखा कि मुल्क में इसने किस तरह से वो इंटेलिजेंस नेटवर्क कैसे इसने बनाया, और डिफरेंट मुख्तलिफ
मुख्तलिफ जो पुलिस ऑलरेडी वहाँ मौजूद थी, इसके अलावा वो पुलिस कैट्स बनाई और गार्ड्स बनाई, उसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा है। तो आज हम देखेंगे कि फाइनेंशियल हिसाब से इसने क्या रिकंस्ट्रक्शन की, इसने जो लोगों को वादे किए थे इसके हिसाब से इसने क्या किया। तो डिफेंस के हिसाब से इसने तो बहुत काम किए थे। इसने पुलिस, खुफिया पुलिस, इंटेलिजेंस पुलिस और मुख्तलिफ किस्म के पुलिस इसने मुल्क भर में इनका एक नेटवर्क बनाया था, और जिस तरह से कि पूरा मुल्क इसके कंट्रोल में था, इसको हर चीज़ का पता लगता था। तो इसके साथ साथ इसने फाइनेंशियल हिसाब से हिटलर ने क्या किया, फाइनेंशियल हिसाब से इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए इसने जैस्माइन सैचेट, ये एक इकोनॉमिस्ट था जर्मनी का, और जैस्मिन सैचेट एक इकोनॉमिस्ट था जर्मनी का। तो इसने, हिटलर ने इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इसको सौंपा, इन्हें असाइन किया, इसको इकोनॉमी को ठीक करने का की जिम्मेदारी जो है जैस्मिन सैचेट को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मुल्क में लाने के लिए इसको ये काम असाइन किया। तो इसने बड़ी हद तक इसने प्रॉमिस किया, इसने मुल्क में जो स्टेट फंड्स इनके थे, स्टेट फंड्स को यूटिलाइज करके इसने एक ऐसी पॉलिसी बनाई, और जिसकी वजह से वो बड़ी हद तक अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके इस जैस्मीर सैचेट ने बड़ी हद तक इकोनॉमी रिकवरी शुरू की। और इतना ही नहीं, बल्कि इस प्लान के तहत, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तहत, स्टेट फंड्स को यूटिलाइज करने के एक प्लान के तहत इसने मुल्क में हाईवेज, सुपर हाईवेज, जो जर्मनी की उस वक्त की सबसे बड़ी ये जो हाईवेज बनाई, और इसके साथ साथ वॉक्स वैगन, ये दो चीज़ें थी जिससे जर्मनी की ये जो पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, किसी हद तक बेहतर हो गई। और इसके साथ साथ जब इकोनॉमिक पोजीशन किसी हद तक जर्मनी की बहाल हो गई, तो मिलिट्री हिसाब से ये हिटलर जो था, हिटलर चाहता था कि इसने अपने आप को, असल में ये चाहता था कि जर्मनी के जो इलाके, जैसा कि 13% लैंड जर्मनी का जो वर्सलीज ट्रीटी के हवाले से ये जर्मनी के हाथों से निकल गए थे, और इसने ये वादा किया था, प्रॉमिस किया था लोगों को कि मैं ये इलाके जो हैं जर्मनी को फिर यूनाइट करूंगा, और ये जो ट्रीटी के हवाले से जो इलाके जर्मनी से निकल गए हैं, इन सारे इलाकों को मैं वापस ले आऊँगा। तो इस हवाले से तो इस हिटलर ने अपने आप को लीग ऑफ नेशंस से अलग कर दिया। इन्हें लीग ऑफ नेशंस से पुल आउट किया खुद को। और जब ये लीग आउट, इससे यानी 1936 में इसने अपने आप को लीग ऑफ नेशंस से आउट किया, और इसके बाद इसने अब काम शुरू किया कि इसने ऑस्ट्रिया को इंटीग्रेट किया जर्मनी के साथ, यानी ऑस्ट्रिया वाज इंटीग्रेटेड विद जर्मनी। तो इस तरह से एक स्लोगन के तहत इसने ऑस्ट्रिया और इस जर्मनी को वन पीपुल वन एम्पायर एंड वन नेशन, इस स्लोगन के तहत इसने ऑस्ट्रिया को अपने मुल्क के साथ इंटीग्रेट किया। और इतना ही नहीं, बल्कि जो इलाके जो ये 1938 में ऑस्ट्रिया को इंटीग्रेट किया जर्मनी के साथ, और अब इसने दूसरे इलाके जो थे, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जिससे जो जर्मनी से अलहदा हो गए थे, जर्मनी दुश्मनों ने लिए थे, यानी एलाइड फोर्स ने लिए थे, तो अब उन इलाकों को भी इसने अपने कब्जे में लाने की कोशिश की। और इसमें चेकोस्लोवाकिया जो है, इसको भी अपने मुल्क में फिर लाया। और इस सारी ये जो इसकी ये मिलिट्री एक्सपेडिशन था, ये जो फौजी मुहिम जो इसकी थी इस हिटलर की, इसमें इसको सपोर्ट मिला ब्रिटेन का। इन्हें ब्रिटेन ने
जर्मनी को सपोर्ट किया, क्योंकि ब्रिटेन समझता था कि ये वर्सलीज ट्रीटी जो है, वर्सलीज वर्डिक्ट जो है, ये एक हार्श ट्रीटी है, यानी इस पर जर्मनी को हद से ज्यादा जो है पेनल्टी इस पर पड़ी है। तो इसलिए अब हमदर्दी के तौर पर ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ एक अनस्पोकन सपोर्ट किया कि ये इलाके जो जर्मनी के वर्ल्ड वार फर्स्ट में अलहदा हो गए थे, इनको वापस लाने में ब्रिटेन का सपोर्ट रहा है हिटलर को। तो इस तरह से हिटलर ने ये इलाके अपने कब्जे में कर लिए, अपने मुल्क को जो कंसोलिडेट करने की कोशिश की, और इसके बाद हिटलर ने जो है अपनी फौजी मुहिम जो है ये बढ़ाता रहा और ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंशन इसने शुरू की। तो लेकिन ये जो जेमर सैकेट जो था, इसने, ये एक इकोनॉमिस्ट था, इसने हिटलर को एक एडवाइस की कि आपको ज्यादा से ज्यादा ये आर्मामेंट पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो अभी है ये डेफिसिट में चल रही है, यानी हमारे मुल्क में अभी खसारा है, हमारी इकोनॉमी अभी इतनी स्टेबल नहीं है। तो आप जो पैसा जंगों पर लगाते हैं, इससे हमारा मुल्क जो है ये तरक्की में रुकावट पैदा कर सकता है। लेकिन हिटलर ने नहीं माना, हिटलर ने इसके साथ इख्तिलाफ किया, और ये जो किसी भी काशिश कहती, ये पुरानी बात है कि कहते हैं कि काशिश पीपल आर नॉट टॉलरेटेड इन बिफोर हिटलर। हिटलर अपनी राय के खिलाफ किसी की बात को नहीं मानता था। तो यही वजह है कि ये जैस्मिर सैचेट जो था, ये इकोनॉमिस्ट जो था, इसको निकलना पड़ा। अब ये जो काम इकोनॉमी को स्टेबल करने की जिम्मेदारी इसने ली थी, अब हिटलर ने इसको हटा दिया और अपनी एक्सपेंशन, अपने ये जो फौजी मुहिमें जो थी, ये मिलिट्री ऑपरेशन जो थे, इसने जारी रखे। और हिटलर समझता था कि हमें जो है ज्यादा से ज्यादा इलाके जब हमारे कब्जे में आएंगे, तो इस वजह से हमारे रिसोर्सेज जो हैं, हमें रिसोर्सेज एक्यूमुलेट हो जाएंगे, रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा हमारे हाथ में आएंगे, और हमारी इकोनॉमी फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस से हम निजात पाएंगे। और इसका व्यू पॉइंट ये था कि ज्यादा से ज्यादा इलाके जब हमारे कब्जे में आएंगे, तो हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे, तो लैंड बढ़ेगी, तो लैंड रिसोर्स हमारे पास आएगा, और इससे हमारी जो इकोनॉमिक क्राइसिस ये दूर हो जाएगी। क्योंकि कुछ इलाके ऐसे भी होते हैं जो रिसोर्स रिच होते हैं, तो जब वो हमारे कब्जे में आएंगे, तो हम रिसोर्स का इस्तेमाल करके अपने मुल्क की इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। लेकिन ये चीज जो है, यही जर्मनी की डाउनफॉल का सबब बना। तो हम देखते हैं कि इस सिलसिले में जर्मनी ने 1939 में अपनी एक्सपेंशन को जारी रखते हुए 1939 को इसने पोलैंड पर कब्जा किया, पोलैंड को कब्जे में कर लिया जर्मनी ने। तो जब पोलैंड को अपने कब्जे में कर लिया, तो इसका रिजल्ट ये निकला, अब फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान जंग छिड़ गई, यानी वॉर बिगेन बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। इट वाज बिकॉज ये जर्मनी जो है, जर्मनी को सपोर्ट कर रहा था इंग्लैंड। अब जब अपने ही मुल्क में, यानी अपने ही इलाके में हमसाया मुल्क को ही जर्मनी ने अपने कब्जे में करने की कोशिश की, तो फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ जंग छिड़ी, इस वजह पर कि ये सपोर्ट कर रहा था जर्मनी को। इस वजह से ये जर्मनी को मौका मिला, इसने पोलैंड को कब्जा कर लिया, पोलैंड को अपने कब्जे में कर लिया। तो जिस वजह से जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट हो गया, एक जंग शुरू हो गई। और इसी दौर में हिटलर ने अपनी कोशिश जारी रखते हुए हिटलर ने एक पैक्ट किया, जिसको हम ट्राइपार्टाइट पैक्ट कहते हैं। ये ट्राइपार्टाइट पैक्ट, यानी एक एग्रीमेंट किया। इस एग्रीमेंट के तहत इसने इटली, जापान एंड जर्मनी, ये ट्राइपार्टाइट पैक्ट जो है, ये 3 कंट्रीज के दरमियान हुआ, इटली, जापान एंड जर्मनी। और इस तरह से जर्मनी इसकी लीड कर रहा था, तो जर्मनी के एडवाइस पर ही ये पैक्ट हो गया। और अब जर्मनी की ताकत को माना जाने लगा। अब जर्मनी ने अपने सपोर्टर्स हासिल किए। तो इटली भी अच्छी ताकत थी, जापान भी एक अच्छी ताकत थी, इसकी इकोनॉमी भी ठीक थी। तो अब एक ब्लॉक बन गया। तो इस तरह से
जब ये ट्राइपार्टाइट पैक्ट हो गया तो इस वजह से अब जर्मनी की ताकत को फिर अब सपोर्ट मिला जर्मनी को। अब जर्मनी ने चाहा अपनी एक्सपेंशन को और बढ़ाने की कोशिश की। तो इस हिसाब से जर्मनी की यह चाह थी कि रशिया ईस्टर्न यूरोप को वो अपने कब्जे में करे। ईस्टर्न यानी रशियन एरियाज ऑफ रशिया के जो इलाके हैं इसको अपने कब्जे में करने की कोशिश की, क्योंकि रशिया जो था ये लैंड रिच एरिया है, ये एग्रीकल्चर कंट्री है, और जर्मनी सोचता था कि हमारी फूड क्राइसिस जो है ये हल हो जाएगी और इसके साथ साथ हमारे ये लैंड एरिया, बहुत बड़ा लैंड एरिया हमें हासिल हो जाएगा और लोगों को लैंड भी ये जो मिलेगी और सेटलमेंट्स के लिए भी हमें जगह मिलेगी। इस तरह से रशिया पर इसने अपनी ये जो कोशिश की रशिया पर वार करने की। लेकिन रशिया पर कब्जा करना आसान बात नहीं थी। ये रशिया पर जर्मनी की, हिटलर की ये ईस्टर्न यूरोप को कंट्रोल करना आसान नहीं था जर्मनी के लिए, और ये इसको महंगा पड़ा। नतीजा ये निकला, जब इसने रशिया पर अटैक किया तो रशियन रेड आर्मी जो थी बड़ी ट्रेंड आर्मी थी, तो रशियन रेड आर्मी ने इसको क्रशिंग डिफीट दे दी। और क्रशिंग डिफीट दे दी यानी ये हिटलर की जर्मनी की फौज को रिट्रीट होना पड़ा और ये रेड आर्मी रशिया की बराबर बर्लिन तक आ गई। और इस तरह से ईस्टर्न यूरोप को पूरी तरह से तकरीबन फॉर हाफ ए सेंचुरी पूरी कंप्लीट कंट्रोल रहा। ये जो कंप्लीट कंट्रोल और पॉलिटिकल डोमिनेंस रही रशिया की पूरे ईस्टर्न यूरोप पर तकरीबन 50 साल तक, फॉर हाफ ए सेंचुरी। तो ये हिटलर की एक बहुत बड़ी गलती थी, और जिस वजह से जब रशिया ने इसको डिफीट दे दी तो अब रशिया के इलाके जो हैं ये रशिया को रेसिस्ट नहीं कर सका, और इसके साथ साथ जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो गई। और वर्ल्ड वॉर सेकंड में अब ब्रिटेन, अब ये इटली, जापान और जर्मनी ये एक ताकत थी, और दूसरी तरफ से वो जो एलाइड पावर्स थे उनकी भी अपनी एक ताकत थी। नतीजा ये निकला कि अब पूरे जो हैं एलाइड पावर्स जो हैं इसके खिलाफ हो गए, जर्मनी के खिलाफ हो गए, और नतीजा ये निकला वर्ल्ड वॉर सेकंड तो चल ही रहा था। यानी वर्ल्ड वॉर 39 से ही शुरू हुआ जब पोलैंड पर कब्जा हुआ। तो जिसकी वजह से फिर हम देखते हैं कि अब दूसरी जंग जब वर्ल्ड वॉर सेकंड जब छिड़ गया तो नतीजा यह हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड जब खत्म हुआ तो वर्ल्ड वॉर सेकंड में जापान ने बहुत से इलाके, फ्रांस के बहुत से इलाके नेवी बेसिस पर अटैक किया, और इसके साथ साथ इसने इंडो चाइना ये जो नेवीज थी उन पर भी अटैक किया। और अमेरिका इन चीजों को मॉनिटर कर रहा था, और अमेरिका वर्ल्ड वॉर सेकंड में हिस्सा नहीं लेना चाहता था, क्योंकि इसको पता था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में मेरी इकोनॉमी खराब हो गई और अब वर्ल्ड वॉर सेकंड में वो दूर ही रहा। लेकिन जब ईस्टर्न साइड में उसने देखा कि जापान अपनी ताकत को बढ़ा रहा है तो वो मजबूर हुआ, जापान ने अब पर्ल हार्बर जो अमेरिका की नेवी बेस है उस पर अटैक किया, उसको जापान ने अटैक किया। तो इस वजह से ये यूएसए जो था, यूएसए भी उलझ गया जंग में, और जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है इस वर्ल्ड वॉर सेकंड में जापान के 2 शहरों पर वो जो बम्बारमेंट हुई, और जर्मनी की डिफीट हो गई, हिटलर की डिफीट हो गई। इस तरह से वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है अख्ताम को पहुंचा, एक तो जर्मनी की डिफीट पर और जापान पर बम्बारमेंट के बाद हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के 2 शहरों पर जब ये बम्बारमेंट हुई तो इस तरह से ये कंक्लूड हुआ वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो ये हम देखते हैं कि ये इस सारी जो है इस दास्तान में इसमें हिटलर का सबसे बड़ा साथ है, और वर्ल्ड वॉर सेकंड का जो असल जो महरिक है, असल जो एक्टिव फैक्टर जो है वो असल में हिटलर है। तो हिटलर की वजह से ही वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है इसमें जो तबाही मची ये इसकी वजह से हुई। तो अगर हिटलर ने अपने आप को महदूद रखा होता अपने टेरिटरीज तक तो मुमकिन है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड की नौबत नहीं पहुंचती। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये रेज ऑफ हिटलर जो था जर्मनी में, तो इसने जो किसी हद तक जर्मनी को स्ट्रेंथ दे दी, लेकिन फिर इसने ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंशन करके इसने अपने मुल्क को फिर तबाही के दहाने पर ले लिया। तो यह आज सवाल ऐसे था कि जर्मनी जो है रेज ऑफ हिटलर इन जर्मनी, तो इसके वजूहत क्या थे, फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड कैसे हुआ और इसके नताइज क्या निकले।
तो ये आज के लिए काफ़ी है, तो इंशाल्लाह कल आगे जाएंगे।